हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आज प्रेजेंट हुई हूँ आप सभी को जीएसएससी में जो हमारा नागपुरी या लैंग्वेज का जो पेपर है उसका जो नागपुरी भाषा और साहित्य है उसके बारे में आपको बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं नागपुरी सब्जेक्ट या विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सभी को बोलना चाहूँगी कि ये जो विषय है, जैसा कि आप लोग जब कभी कहीं पढ़ने जाते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर आपने जब यूराइसी एकेडमी ज्वाइन किया होगा तो आपने ज़रूर पता किया होगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है नागपुरी है या खोटा है या जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो वो कौन पढ़ाने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ से मतलब कहाँ तक पढ़ा है और कैसा पढ़ाता है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो इस तरह का आपको जब जानकारी मिलती है, आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तब आप वहाँ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार नागपुरी या कोई भी विषय जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उस विषय के बारे में उसकी शुरुआत से लेकर आज तक का जो सफ़र होता है उसको ज़रूर जानना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि वो विषय जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और आप उसके बारे में एक सामान्य आपके दिमाग में एक समझ बैठ जाती है कि हाँ, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो क्लास है वो इसी से शुरू होगा कि नागपुरी में जो नागपुरी का जो विकास रहा है, जब ये भाषा शुरू से लेके जब ये मातृभाषा के रूप में थी और आज ये एक बहुत अच्छे और बहुत ही प्रतिष्ठित विषय और साहित्य के रूप में उभर चुका है। तो ये वहाँ से लेकर मातृभाषा से लेकर जो इसका आज तक का जो विकास रहा है वो कैसा रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये विकसित हुआ है, तो वो एक बार हम जान लें। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, बहुत सारा जो विकास का जो मैं बताऊंगी जो स्टेजेस है उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके निकलेंगे, प्लस आपकी जो एक समझ है आधे घंटे में आपकी एक पूरी समझ विकसित हो जाएगी नागपुरी भाषा के प्रति। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं या किसी चीज़ को अपनाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वैसे ही आपको नागपुरी भाषा के विषय में भी जानना चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग नागपुरी भाषा और साहित्य को छोड़ दें तो नागपुरी क्या है। नागपुरी जैसे सदानी भाषा भी इसको कहते हैं या नागपुरिया कहते हैं या गंवारी भाषा भी इसको कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि गंवारी नागपुरी को और किन किन नामों से जाना जाता है इस भाषा को। तो गंवारी हो गया, सदानी हो गया, नागपुरिया हो गया, ये सभी, छोटा नागपुरिया हो गया, ये सभी इसके अदर नेम है। ठीक है, मैं हिंदी में ही बोलूँगी और कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नागपुरी भाषा में भी बोलूँगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग हिंदी पृष्ठभूमि से होंगे, नागपुरी पृष्ठभूमि से भी होंगे, तो दोनों लोग समझ पाएंगे मेरी भाषा को। ठीक है, तो झारखंड में जो नागपुरी भाषा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ की एक संपर्क भाषा है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं नागपुरी से प्रभावित है। आप जब नागपुरी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग नागपुरी से लिए हैं। तो इसीलिए इससे हमारा बहुत ही गहरा संबंध रहा है। और अगर झारखंड में सबसे पहले हम लोग नागपुरी भाषा या कोई भी भाषा पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग एक भाषा परिवार के बारे में पढ़ते हैं। भाषा परिवार क्या होता है कि उसमें कौन कौन सी भाषा शामिल है। जैसे कि एक परिवार होता है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, तो वो पूरा मिलकर एक परिवार बन जाता है। उसी तरह एक भाषा परिवार भी होती है, तो उसका एक स्पेशल फीचर होता है, वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो झारखंड में जो है वो 3 भाषा परिवार प्रचलित है। ठीक है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। और हाँ, एक बात और मैं कह दूँ कि एक्चुअली मैं अभी जहाँ से मैं क्लास लेती हूँ वहाँ पर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अभी छोटा बोर्ड पर ही बता पा रही हूँ। तो इस बात पर मुझे एक बात भी याद आती है कि जब हम लोग मतलब आप सभी अब डिजिटल बोर्ड पे ज़्यादातर पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है, वो भी समय के साथ बदलाव आ रहा है तो वो होना चाहिए। लेकिन आपका साधन कुछ भी हो, 2 बातें होती है, एक होता है साध्य, ठीक है, और एक होता है साधन। थोड़ा कुछ मोटिवेशन भी ले लेते हैं शुरू में जिससे आपको पढ़ने में और जोश मिले। ठीक है, एक होता है साधन
साधन एक होता है साध्य। साध्य क्या होता है? हमारा लक्ष्य, जेएसएससी क्लियर करना, उसमें एक सीट ले लेना, एक अधिकारी बन जाना, वो आपका क्या है? साध्य है। और साधन क्या है? ये क्लास जो मैं पढ़ा रही हूँ वो साधन है। आपके पास जो बुक्स हैं वो साधन है। आप क्या क्या पढ़ पा रहे हैं वो साधन है। आप कैसे स्थिति में है वो आपका साधन है। तो साधन क्या है ना कि साधन कुछ भी हो, साधन आपके पास कुछ भी हो। आप सभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबका अलग अलग सोर्स ऑफ स्टडी है, सोर्स ऑफ आइडिया है, बहुत सबका अलग अलग है, लेकिन उनका साध्य क्या है? एक है। तो साधन कोई भी रहे, ठीक है, आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये कम हो, ये ज्यादा हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप कम साधन में भी अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, यही कहलाता है इफिशियंसी, ठीक है, कुशलता जिसको कहते हैं कि कम साधन में भी आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो जब मैं ये बोर्ड ले रही थी तो मुझे लग रहा था कि सब सोचेंगे कि छोटा बोर्ड है, कुछ कैसे मैम पढ़ा रही है, लेकिन मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं कितने अच्छे से आपको बताऊं और आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा साध्य है, मतलब कि नागपुरी को अच्छे से समझ लेना, वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। आगे जो भी मैं क्लास लूंगी मतलब लगभग 95% वो जो होगा बड़े बोर्ड पर ही होगा, लेकिन अभी मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है मूवमेंट करना, ठीक है। मुझे कभी कहीं रहना पड़ता है, तो ऐसे में मैं सब जगह बोर्ड रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है हमारा, मैंने बताया कितना झारखंड में जो है वो 3 भाषा परिवार हम लोग सामान्यतः देखते हैं, ठीक है। एक है आग्नेय भाषा परिवार, एक हो गया द्रविड़ भाषा परिवार, और एक है आपका आर्य भाषा परिवार। सब परिवार है। तो इसमें क्या कौन कौन सी भाषा आ जाती है? इसमें आ जाता है संथाली, हो, मुंडारी और खड़िया, ठीक है, ये आ जाता है आग्नेय में। इसमें आ जाता है आपका कुड़ुक, या जिसको उरांव भी बोलते हैं, कुड़ुक या उरांव, कुरुक या उरांव, और एक होता है मलतो। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया जीएस का, ठीक है। जीएस का क्या क्वेश्चन बन गया कि कुरुक या उरांव या मलतो जो है आपके किस भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार से, या फिर ये चारों में से कोई पूछते। आर्य भाषा परिवार में वही आपका पहला, सबसे पहले नागपुरी, कोठा, कुरमाली और पंच परगनिया आता है, पंच परगनिया, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? नागपुरी को, ठीक है, हमको नागपुरी पढ़ना है। तो चलिए हम नागपुरी पर चलते हैं। ज़्यादा समय हम लोग अदर्स में नहीं गवाएंगे कि कौन भाषा कहाँ से आई, कैसे आई, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा साध्य क्या है? जीएसएससी का एक सीट ले लेना, ठीक है। और यू राइज का हमारा क्या मकसद है? जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी को पर्सनली अटेंशन देकर उन सभी का एक एक सीट सिक्योर करना, ठीक है। खासकर मेरा तो यही लक्ष्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नागपुरी देख लिए कि वो आर्य भाषा परिवार में है। अब नागपुरी को देखते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि नागपुरी का कैसे विकास हुआ, नागपुरी किससे संबंधित है, ठीक है। तो नागपुरी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नागपुरी भाषा जो है, मैं लंबा नहीं लिखती हूँ जानबूझ के, समय आपका कम से कम ले रही हूँ, ठीक है, इसलिए कि नागपुरी किससे निकली। तो नागपुरी भाषा के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है, ठीक है। इसके लिए 3 तरह की अवधारणा आती है कि नागपुरी भाषा कहाँ से आई, किस तरह से निकली, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए कि ये आर्य भाषा परिवार में है, लेकिन ये आर्य भाषा परिवार में है तो ये कैसे पनपी आर्य भाषा परिवार? तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि ये भोजपुरी भाषा की उपबोली है, ठीक है, भोजपुरी
भाषा कर उपबोली है के, ये मैंने नागपुरी में लिख दिया, ठीक है। नागपुरी का है कि ये भोजपुरी भाषा का उपबोली है कि ये कौन कौन विद्वान काल है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने अपने बुक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया में कहा है कि भोजपुरी के जो उपबोली के रूप में नागपुरी का विकास हुआ, ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? ये एक मातृभाषा के रूप में माना जाता है इसको, मातृभाषा। अब कहते हैं कि ये मातृभाषा क्या है, ठीक है। नागपुरी में जो है वो ये वाला श और ये वाला श यूज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ यही श यूज होता है। ये आगे जब वर्ण पढ़ाऊंगी, नागपुरी का जो वर्ण है, वर्णमाला है, ठीक है, वर्ण विचार, उसमें ये समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानिए कि वो श नहीं यूज होता है, सिर्फ ये स यूज होता है मातृभाषा के कर रूप में, मातृभाषा के रूप में। ये किसने कहा है? किसकी मातृभाषा के रूप में? सदानी की, ठीक है, सदानी की। सदानी कौन है? सदानी वे यहाँ पे गैर मूल जनजाति के लोग हैं, मतलब कि वो गैर जनजातीय जो लोग हैं जो मूल रूप से यहाँ पे रहते थे, उनकी भाषा क्या थी? सदानी थी, ठीक है। और जो नागवंशी साम्राज्य था उसकी जो मातृभाषा कहिए या राजभाषा कहिए, वो सदानी ही थी, और इसको उस समय हम लोग सदानी भी बोल सकते हैं। और यही आगे चल के क्या बन गई? नागपुरी। और ये कौन कहता है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है। ये कहते हैं कि नागपुरी जो है वो क्या थी? वो सदानी की मातृभाषा के रूप में थी, जो आगे चलकर नागवंशी साम्राज्य की राजभाषा बनी, ठीक है। और आज क्या है? ये हमारे झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र की ये संपर्क भाषा के रूप में है। और अब इसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसे संविधान में भी एक अलग भाषा के रूप में पहचान दिलाएं, जो कि संथाली को अभी मिल चुकी है, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो क्या कहते हैं कि ये जो है ये भोजपुरी भाषा के उपबोली के रूप में, भोजपुरी जो भोजपुर क्षेत्र में बिहार में बोली जाती है वो आर्य भाषा परिवार की ही बोली है, भाषा है और बोली है, तो उससे निकली है। दूसरा क्या है कि ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कहते हैं कि ये सदानों की मातृभाषा के रूप में थी, जो बाद में जो नागवंशी साम्राज्य उसकी राजभाषा बनी, और वहाँ से लेके आज ये नागपुरी के रूप में है और हमारी संपर्क भाषा के रूप में है। और आज शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेज सब में भी आज ये भाषा का अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं आर्य भाषा परिवार। अब तीसरा देखते हैं, ठीक है। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा से इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है 10वां 11वां जब शताब्दी था, 11वां शताब्दी, आर्य भाषा परिवार का एक इतिहास चला है, ठीक है। आर्य भाषा परिवार का एक इतिहास चला है, ठीक है। वहां से ये चलते चलते जब 10वां 11वां शताब्दी है तो वहां पर एक मगधी अपभ्रंश निकला, ठीक है, मगधी अपभ्रंश। और उस अपभ्रंश से ये निकल कर आया आपका नागपुरी, ठीक है, नागपुरी। तो इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि नागपुरी ये जो है जब ये पूछा भी जा सकता है, इसको किसने बताया है? इसको डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी,
ठीक है, कि आर्य भाषा इतिहास से ये निकल कर आई है और 10वीं-11वीं शताब्दी में ये सामने आई। तो जब हम लोग आर्य भाषा इतिहास को फिर देख लेते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग कहाँ पहुँचे। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि नागपुरी जो है उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो झारखंड में जो 3 भाषा परिवार है, एक आग्नेय हो गया, द्रविड़ हो गया और आर्य भाषा हो गया। आग्नेय और द्रविड़ को छोड़ दीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। तीसरा विषय क्या है कि आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में जो नागपुरी, खोरठा, पंचमर्गनिया और कुरमाली है, उसमें से हमें नागपुरी पढ़ना है। अब नागपुरी में जब हम लोग आते हैं तो नागपुरी के बारे में कहा जाता है पहले क्या कि भोजपुरी की उपबोली के रूप में है। तो ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसने कहा था कि नागपुरी जो है भोजपुरी की उपबोली के रूप में है और किस बुक में कहा था। ठीक है, तो जॉर्ज गेरसन ने कहा था और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की अपनी पुस्तक में कहा था। ठीक है, दूसरा हम लोग आ जाते हैं कि ये भाषा जो है मातृभाषा के रूप में थी। और किसकी मातृभाषा थी? सदानी की मातृभाषा। ये किसने कहा है? प्रोफेसर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने। अब तीसरा जो है आर्य भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार से क्या होता है, इसका एक इतिहास चला है और इस इतिहास में क्या है 10वीं-11वीं शताब्दी। इतिहास का एक लंबा काल होता है। उस काल में जब 10वीं-11वीं शताब्दी आया आर्य भाषा इतिहास का, तो उस समय जो मागधी अपभ्रंश निकला, मागधी मतलब मगध के साम्राज्य, मगध का जितना विस्तार था, जिस क्षेत्र में जो बिहार और झारखंड के जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो भी अपभ्रंश निकले उनको मगधी अपभ्रंश कहते हैं। और उससे आपका भोजपुरी, मैथिली, नागपुरी, ये सब जो है ये सब भाषा निकल कर सामने आई। तो फिर उसी को हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आर्य भाषा परिवार को 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नागपुरी लिखे, उसके बाद आर्य भाषा परिवार आए। ठीक है, आर्य भाषा परिवार को हम लोग भी 3 भाग में बांटेंगे। प्राचीन काल, नागपुरी में उसे कहते हैं पुरना काल, प्राचीन काल। ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल को नागपुरी में कहते हैं नावा काल, मतलब नया काल, नवा काल। ठीक है, जब इसमें आए तो हम लोग क्या देखें कि ये जो है ये 2 भाग में बट गया। ठीक है, एक था लौकिक संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के रूप में था लौकिक संस्कृत, और एक था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, तो ये संस्कृत के रूप में था। ठीक है, और दूसरे में हम लोग क्या आ गया कि जब बौद्ध धर्म आया उस समय जो है वो पाली भाषा आई। ठीक है, पाली निकली। उसके बाद अशोक की प्राकृत भाषा, अशोक के समय में प्राकृत भाषा। फिर आ गई साहित्यिक प्राकृत भाषा। और उसके बाद आ गया ये सब भाषा क्या, अपभ्रंश क्या होता है? भाषा का टूटा फूटा रूप, मतलब भाषा को और बदलता, किसी भी भाषा का बदलता रूप, अपभ्रंश। अब जब हम लोग अपभ्रंश में आते हैं तो फिर क्या देखते हैं, यही अपभ्रंश जो है आगे और डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक भाषा निकलती है महाराष्ट्री। ठीक है, फिर एक भाषा निकलती है सौरसैनी, अपभ्रंश में से। एक भाषा निकलती है मागधी, जो मगध साम्राज्य में। देखिए ये जो निकल के आ रहा है अपभ्रंश, ये इन्हीं से निकल के आ रहा है। और ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर ये आ गया। सौरसैनी मतलब ये सभी एरिया वाइज हो गया। मगधी जो है मगध साम्राज्य में आ गया। फिर यहाँ पर आ गया अर्ध मागधी, और हो गया पैसाची। इन सब के बारे में इतना नहीं बता रही हूँ कि ये हमारा विषय नहीं है। ठीक है, अब मागधी में जब हम लोग आते हैं
तब यहाँ पर, ठीक है, अपभ्रंश में ये 4-5 हो गए। देखते हैं हम लोग क्या क्या आता है। मागधी, मगध के क्षेत्र में, मैथिली, भोजपुरी, मगही, और एक हो गया मगधी अलग है, मगही अलग है, मगही, और एक हो गया नागपुरी। ठीक है, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि जो नागपुरी है वो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, आर्य परिवार भाषा की, आर्य भाषा परिवार की जो भाषा है वो नागपुरी है। ठीक है, ये सभी भी है, लेकिन नागपुरी भी उनमें से एक है, और उनमें से वो क्या है, मगधी अपभ्रंश की वो भाषा है। ठीक है, तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि नागपुरी जो है वो किस भाषा परिवार की है। एक तो पहला हो गया आर्य भाषा परिवार की, दूसरा हो गया मगधी अपभ्रंश से ये निकली है। ठीक है, किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये मगधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, नवा काल में आपका मराठी, गुजराती ये सब आ जाता है। ठीक है, मराठी ये जो है ये आगे बदल जाता है, गुजराती, बंगाली, उड़िया ये सब आ जाता है आधुनिक समय में। ठीक है, अब हम लोग नागपुरी के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे नागपुरी के बारे में कि नागपुरी क्या है। जब साहित्य के रूप में नागपुरी को हम लोग देखते हैं, ठीक है, नागपुरी को जब हम लोग साहित्य के रूप में देखते हैं, आप लोग को पढ़ना है नागपुरी लोक साहित्य पढ़ना है, नागपुरी का थोड़ा सा शिष्ट साहित्य भी पढ़ना है। ठीक है, तो नागपुर व्याकरण पढ़ना है। तो नागपुरी को जब हम लोग साहित्य के रूप में देखते हैं, नागपुरी साहित्य, यहाँ तक हम लोग नागपुरी का इतिहास देख लिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, ठीक है, शुरू से लेके नागपुरी को, नागपुरी साहित्य, साहित्य नहीं लगता है, आधा त और य नहीं होता, साहित्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे साहित्य का 2 भाग होता है। ठीक है, एक होता है लोक साहित्य और एक होता है मौलिक साहित्य। जब इसको नागपुरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मौलिक। ठीक है, मौलिक साहित्य। ये क्या होता है, लोक साहित्य, मतलब आपके घर में जब भी कोई पूजा होती होगी या कुछ ऐसे कथा कहानी होती है, तो उसमें जो कहानी कथाएं जो चलती हैं, या फिर जब शादी ब्याह मुंडन जन्म जो भी संस्कार होते हैं, उनमें जो लोकगीत गाए जाते हैं वो सभी लोकगीत हो गए, लोक कहानी लोक कथा हो गई, तो वही सब होता है। तो लोक साहित्य का वो सब पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपका लोक गीत, लोक कथा, ठीक है, एक होता है लोक गाथा, ठीक है, एक होता है मुहावरा, कहावत, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, लोक साहित्य में। तो ये क्या होता है ना, ये मुँह जबानी होता है, ये मुँह जबानी होता है लोक साहित्य। ठीक है, मुँह जबानी होता है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। ठीक है, हालांकि अब तो मिलता है, लोक साहित्य का संकलन कर दिया गया है हर भाषा में। तो पहले जो क्या होता था कि वो मुँह जबानी चलता आता था परंपरा अनुसार। ठीक है, लेकिन मौलिक साहित्य क्या है, मौलिक साहित्य की शुरुआत ही लिखित रूप से हुई। ठीक है, जब इसको लिखना शुरू किया गया, लिखित होता है ये। ठीक है, लिखित होता है इसका। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा अंतर है, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है, तो उसको हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या था ना, नागपुरी साहित्य का जो विकास हुआ नागपुरी का, तो वो जो क्या है ना 17वीं शताब्दी तक जो नागपुरी साहित्य है, नागपुरी साहित्य लोक साहित्य के रूप में रहे।
ठीक है। 17वीं शताब्दी तक जो ये है लोक साहित्य जो नागपुरी भाषा और भाषा जो है वो लोक साहित्य के रूप में विकसित थी, ठीक है, यानी परंपरागत रूप से थी, ये मुंह जबानी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 17वीं शताब्दी में क्या होता है, 17वीं शताब्दी में हमारे जो रघुनाथ नृपति हैं, नागवंशी साम्राज्य के 50वें जो महाराजा रहते हैं रघुनाथ नृपति, ये जो है वो नागपुरी लोक साहित्य को जो है मौलिक साहित्य में परिवर्तित कर देते हैं और एक मतलब अपनी भक्ति जो इनका गीत है, हरित जी जब मथुरा गेल जर्जर तनु अधिक भेल का कर, ऐसे ही आगे है कविता है, हरित जी जब मथुरा गेल जर्जर तनु अधिक भेल, ऐसे करके इनकी कविता होती है शुरुआत उसकी। और ये जो है लोक साहित्य क्या जाता है हमारा एक उसकी शुरुआत हो जाती है मौलिक साहित्य के रूप में। और मतलब इसका क्या होता है, पद भाग कहते हैं, जिसमें पद में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कविता और गीत, खंड काव्य, महाकाव्य, वो पद साहित्य की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मौलिक साहित्य आता है हम लोग, ठीक है। तो मौलिक साहित्य में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले आते हैं मौलिक साहित्य। अब हम लोग लोक साहित्य और मौलिक साहित्य आप समझिए कि लोक साहित्य क्या होता है, मुंह जबानी होता है, ठीक है, और मौलिक साहित्य क्या होता है, लिखित रूप होता है, जो आप कहानी और निबंध और आलोचना ये सब जो देखते हैं ये सभी मौलिक साहित्य है, ठीक है, उपन्यास ये सब। अब जब हम लोग आते हैं कि मौलिक साहित्य को देखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं नागपुरी भाषा में मौलिक साहित्य, ठीक है। मौलिक साहित्य, अब मौलिक साहित्य के दो भाग हैं, ठीक है, एक होता है पद भाग, ठीक है, पद भाग वो है जो राग के रूप में होता है, जिसमें एक लय होता है, राग होता है, छंद होता है, वो पद भाग होता है। और गद भाग में इन सब का अभाव होता है। गद भाग, पद में क्या आ जाता है आपका, गीत, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है। और जैसे महाकाव्य जैसे आप रामायण और महाभारत लिए तो उसमें श्लोक के रूप में, और श्लोक में क्या है, एक लय जैसा होता है, ठीक है, तो वही होता है पद भाग। और गद भाग में क्या रहता है, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, ये सभी गद भाग में आ जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग पद भाग को देखते हैं तो पहले ही मैंने बताया कि पद भाग की शुरुआत जो है वो हमारा नागपुरी भाषा में 17वीं शताब्दी में हो जाती है। इसमें ये वाला शब्द नहीं यूज होता है, किसके द्वारा, ये भी यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, रघुनाथ नृपति द्वारा, ठीक है, रघुनाथ नृपति द्वारा, जो कि नागवंशी साम्राज्य के 50वां राजा थे, ठीक है, उनके द्वारा पदभाग की शुरुआत हो जाती है। अब गद भाग में आते हैं, तो गद भाग की शुरुआत कब होती है, ये होती है 1907 में। 1907 में जो है वो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ तब तक ईसाई मिशनरी और जो अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका रहता है, और झारखंड में जो है 1845 और 50 के बीच में, 1845-50 के बीच में है जो वो ईसाई मिशनरियों का प्रवेश झारखंड में होता है। और इन ईसाई मिशनरियों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग क्या है कि प्रभु यीशु के का जो संदेश था उसको मतलब यहाँ के लोगों तक, स्थानीय लोगों तक, यहाँ के जनजातियों तक पहुँचाना चाहते थे, उससे उनको प्रेरित करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब कैसे बताएंगे, एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उनको नागपुरी नहीं आता था, एक जो यहाँ की संपर्क भाषा थी, और जो नागपुरी जानते थे उनको इंग्लिश नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम
ये जो भाषा है, क्योंकि यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, लोगों के बीच प्रचलित है और संपर्क भाषा के रूप में है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो सुविधाएं थी, जैसे उनके पास मुद्रण की सुविधाएं थी, लिखने के लिए उनके पास साधन थे, तो उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया ईसाई मिशनरियों ने। और क्या किया, उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया है, ठीक है, बहुत सारा। 1907 में जो पी इडनेस जो गद्य भाग की जो शुरुआत करते हैं वो उसी से करते हैं कि ये क्या करते हैं कि बाइबल का जो कुछ पाठ, कुछ चैप्टर्स है, उसको नागपुरी भाषा में अनुवाद करते हैं, जिससे क्या हुआ कि अनुवाद से वो नागपुरी के जो क्षेत्र में जो आदिवासी हैं या गैर आदिवासी, जो भी यहाँ के मूल निवासी थे, स्थानीय लोग थे, वो बाइबल के बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये पी इडनेस, तो 1907 में पी इडनेस नामक एक ईसाई मिशनरी थे। इन्होंने क्या किया कि बाइबल का जो संदेश था उसके कुछ चैप्टर्स को नागपुरी भाषा में, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बता देंगे कि कैसे शुरू किया है, ठीक है। तो उस कौन कौन सा चैप्टर था, कुछ चैप्टर को नागपुरी भाषा में अनुवाद किया। तो यहाँ से हमारा क्या था, पद भाग तो यहीं से शुरू हो गया था, मतलब जी गीत, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य की मतलब यहाँ से शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और मौलिक साहित्य मतलब लिखा हुआ, और लिखने का जो काम है वो पद भाग में यहाँ से शुरू हुआ, और नागपुरी भाषा में लिखने का जो काम है यानी कि मौलिक साहित्य वो 1907 से पी इडनेस के द्वारा शुरू हुआ। हालांकि ये तो यहाँ से पी इडनेस द्वारा शुरू किया, लेकिन इससे पहले ही 1896 में ही ई एच विटली द्वारा 1896 में ई एच विटली द्वारा क्या किया गया कि नागपुरी का पहला व्याकरण का किताब लिखा गया, ठीक है। नागपुरी का पहला व्याकरण, इसमें क्या है, द नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ये एक किताब थी, ई एच विटली की 1896 में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो गया कि नागपुरी की जो पहला व्याकरण का किताब है वो किसने लिखा था, ई एच विटली ने। कब लिखा था, 1896 में, और उस पुस्तक का क्या नाम है, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। तो उस समय जो छोटा नागपुर का जो केंद्र था ना वो लोहरदगा था, इसीलिए लोहरदगा छोटा नागपुर इस बुक के नेम में लिखा हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे जब लिखा गया तो उस समय लोहरदगा जो है वो छोटा नागपुर का क्या था, केंद्र था, ठीक है। तो 1896 में, उसके बाद कई सारे व्याकरण की किताब हैं, उन किताबों का लिस्ट जो है वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। पूरा एकदम जो व्याकरण का किताब है और भी क्या क्या है सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अब उसका आपको तो बिल्कुल भी उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन हाँ साथ में मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग मेहनत करें, क्योंकि हम लोग गाइड कर सकते हैं, बाकी जो मेहनत है वो याद करना, वो जो भी करना वो आपके ही ऊपर निर्भर करता है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जब हम लोगों से जुड़े हैं तो ज़रूर मेहनत करेंगे, ठीक है। अब 1896 में आता है हमारा बुक, उसके बाद 1907 में हम लोग गद्य भाग भी शुरू करते, कहानी, कविता, ये सभी लिखना, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास आने लगता है इसमें। फिर ऐसा करते करते क्या होता है कि 1896 और 1907 के हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि नागपुरी का पत्रिका निकलनी शुरू हो जाती है। पहली पत्रिका, ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि नागपुरी में पहली पत्रिका जो है, नागपुरी का पहली पत्रिका राधा कृष्ण कर संपादन में, राधा कृष्ण कर संपादन में 1947 में आदिवासी पत्रिका था, ठीक है। आदिवासी पत्रिका ये थी आदिवासी पत्रिका। अब इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकला, ठीक है। राधा कृष्ण 1947, आदिवासी और पहेली, 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल गए आपके, ठीक है। तो क्या हुआ 1947 में, पहले हम लोगों ने देखा 1896 में व्याकरण की पहली पुस्तक, उसके बाद बहुत सारे व्याकरण की पुस्तक है जो हम आपको बता देंगे। दूसरा क्या है
कि 1960 में पी इडनेस द्वारा गद्य भाग की शुरुआत, जो कि बाइबल का अनुवाद करते हैं। और फिर 1947 आता है जब नागपुरी की पहली पत्रिका आदिवासी नामा, जो कि राधा कृष्ण के संपादन में। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल रहा है और एक समझ भी बनती जा रही है। इतिहास आप समझ रहे हैं ना, एक क्रम वाइज कैसे चल रहा है। अब आते हैं हम लोग 1957 में। उसके बाद क्या होता है ना, आकाशवाणी रांची, आकाशवाणी रांची से नागपुरी भाषा में कुछ कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो यहाँ से भी क्या हुआ, नागपुरी का विकास होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1857। उसके बाद क्या होता है ना, फिर एक नागपुरी की पत्रिका निकलती है 1960 में। 1960 में एक पत्रिका निकलती है नागपुरी में, जिसका नाम ही होता है नागपुरी। ठीक है, जिसका नाम ही क्या होता है, नागपुरी। अब आते हैं 1974 में। अब क्या होता है, रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी की पढ़ाई शुरू हो जाती है 1974 में। ठीक है, और फिर 1981 आते आते नागपुरी में एमए भी शुरू हो जाता है। एमए, नागपुरी में आप एमए अब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जब झारखंड की स्थापना होती है। ठीक है, झारखंड की स्थापना होती है और 2004 में क्या होता है, जेपीएससी द्वारा नागपुरी को लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, नागपुरी का कैसे कैसे किस पर स्टेप वाइज विकास होते जा रहा है, जो आज आप देख रहे हैं। और आज क्या है, आज क्या स्थिति है, आज आप जेएसएससी के लिए पढ़ रहे हैं नागपुरी को। ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका जो नागपुरी का एक सफर है, जो कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो नागवंशी साम्राज्य की जो स्थापना होती है 64 ईस्वी में, 2000 लगभग 2000 साल पहले, उस समय से लेकर अभी तक, तो कह सकते हैं कि जब नागवंशी साम्राज्य की जो स्थापना हुई उस समय से लेकर 17वीं शताब्दी तक नागपुरी क्या थी, लोक साहित्य के रूप में थी, वो जबानी रूप से चली आ रही थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या होता है कि नागपुरी मौलिक साहित्य के रूप में विकसित होती है, जिसमें से एक पद भाग हो गया और दूसरा गद्य भाग हो गया। पद भाग की शुरुआत किसने की, रघुनाथ नृपति ने 17वीं शताब्दी में की, जो कि नागवंशी के 50वें जो थे वो राजा थे, महाराजा थे। गद्य भाग की शुरुआत कब हुई, 1907 में। ठीक है, उसके बाद 1896 में ही उसके व्याकरण आ चुका था। तो व्याकरण का शुरुआत हुआ। व्याकरण क्या करता है, किसी भी विषय का, किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है, उस भाषा को एक अलग पहचान दिलाता है। ठीक है, उसको एक स्वतंत्र भाषा बनाता है, किसी भी भाषा पर वो निर्भर नहीं करता, वो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में बनने लगती है। तो इसीलिए किसी भी भाषा का व्याकरण होना बहुत जरूरी है, और नागपुरी का भी अपना अलग व्याकरण है। और उस व्याकरण में भी ऐसी ऐसी विशेषता है जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जागेगा उसको आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग 1907 फिर देखते हैं 1946-47 में नागपुरी की पहली पत्रिका निकलती है, आदिवासी पत्रिका। 1960 में नागपुरी पत्रिका निकलती है, और ऐसी बहुत सारी पत्रिका जो बता दिया जाएगा और कहाँ से निकलती थी वो भी बता दूंगी। 1974 में रांची विश्वविद्यालय से ये में नागपुरी को पढ़ाना शुरू किया जाता है, और 1981 में नागपुरी में एमए कर भी आप कर सकते हैं। 2004 में क्या होता है, जेपीएससी भी इसको अपने सिलेबस में शामिल करता है। और आज क्या है, आज आप जेएसएससी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग देख लिए, और आगे मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया। तो नागपुरी विषय के बारे में आप जान गए होंगे। तो नागपुरी विषय के बारे में आपके जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी विषय को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो आगे जो हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि नागपुरी का जो सिलेबस है उसमें व्याकरण पढ़ना है, और व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और तो आप इतना निश्चित रहिए कि आप अगर पढ़ ले रहे हैं, ध्यान से क्लास देखेंगे, तो एकदम बिल्कुल भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो टफ है या फिर आपसे नहीं हो पाएगा। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। और हाँ, जो मैंने कहा साध्य, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। साध्य, मेरा साधन कुछ भी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, ठीक है, मेरा जो साध्य है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये देखना
सीखना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद करती हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। नागपुरी के बारे में मैंने पूरा बता दिया है और व्याकरण के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।